Good evening to all. Hopefully you all are doing well. आज हम लोग आज हम लोग कोर्स 5 यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स अनुशासन और विषयों की समझ इस कोर्स का जो कोर्स 5 का यूनिट 5 दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ दिस कोर्स 5 दैट इज सोशल साइंस एज ए सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन इसको कवर करेंगे। इसके अंदर क्या क्या है सब टॉपिक एक बार देख लेते हैं। नेचर एंड फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस, देन सोशल साइंस एज एन एरिया ऑफ स्टडी, द नीड ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स, और फिर है आपका प्लेस एंड रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस इन स्कूल करिकुलम। आज देखते हैं, इसको कवर करने का कोशिश करेंगे विद इन ए सिंगल क्लास। फर्स्ट हम देखेंगे कि सोशल साइंस एज ए सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन इसका मतलब क्या होता है। सोशल साइंस को जब हम सब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं तब उसका मतलब बस यही होता है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टडी मटेरियल हमको मिलता है सोशल साइंस के तौर पर, वही है सोशल साइंस एज ए सब्जेक्ट। यानी कि जो प्रिस्क्राइब्ड एक टेक्स्ट बुक हमको मिलता है जिसको फॉलो किया जाता है स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, उस प्रकार को हम समझेंगे कि सोशल साइंस है एक सब्जेक्ट के तौर पर। और दूसरी ओर अगर इसको डिसिप्लिन के तौर पर देखना चाहते हैं तब इसके अंदर और लार्ज स्केल में इसको देखना पड़ेगा। यानी कि ब्रॉडर एकेडमिक फील्ड जहाँ पे एक रिसर्च होता है, एक सोशल साइंस सब्जेक्ट के ऊपर जब रिसर्च लेवल का वर्क होता है। हायर स्टडीज़ मतलब जहाँ पे आप बाउंडेड नहीं हैं, किसी भी प्रकार का लिमिटेशन जब सोशल साइंस पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी में नहीं रहेगा तब उसको हम डिसिप्लिन बोलेंगे। यानी कि ब्रॉड एस्पेक्ट जब एक सब्जेक्ट का होता है तब उसको डिसिप्लिन कहा जाता है। डेफिनेशन अगर देखा जाए सोशल साइंस एज ए सब्जेक्ट का, कि ये क्या करता है कि बहुत सारे टॉपिक को कवर किया जाता है सोशल साइंस के अंदर, जहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने को मिलता है विद इन सोशल साइंस सब्जेक्ट। और डिसिप्लिन में क्या होता है, डिसिप्लिन में क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा इसके अंदर, जैसे कि मतलब रिसर्च के साथ साथ आपको बहुत सारे थ्योरीज इसके अंदर देखने को मिलेगा। कैसे सोशल साइंस के अंदर बिहेवियर को जोड़ दिया जाता है, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, इसको कैसे सोशल साइंस के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है, कैसे ह्यूमन सोसाइटी आपस में इंटरेक्ट करता है, सोसाइटी का नॉर्म्स कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा जब आप सोशल साइंस को एक सब्जेक्ट के तौर पर नहीं डिसिप्लिन के तौर पर समझना चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्कोप। सब्जेक्ट, अगर सोशल साइंस को अगर आप सब्जेक्ट मानते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर समझना चाहते हैं, तब एक इसका लिमिटेड स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर वेल ऑर्गेनाइज्ड एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू करिकुलम के माध्यम से स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में सोशल साइंस को पढ़ाया जाता है। इसका स्कोप इसीलिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज तक लिमिटेड है। पर जब आप बियॉन्ड दिस एरिया ऑफ पर्टिकुलर सोशल साइंस सब्जेक्ट आप जाना चाहेंगे तब आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन का स्कोप इसीलिए इसका और ब्रॉडर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रिटिकली सोचना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। क्यों, अगर सोसाइटी में एक नॉर्म है तो वो क्यों है, सोसाइटी में एक नॉर्म है, ये पढ़ाया जाता है सोशल साइंस एज ए सब्जेक्ट में। और जब आप पूछने लगते हैं कि क्यों ये नॉर्म है, तब आपको जाना पड़ेगा सोशल साइंस एज ए डिसिप्लिन में। क्लियर? तो एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों को जानने के लिए भी आपको सोशल साइंस एज ए सब्जेक्ट को पकड़ना पड़ेगा। देन ऑब्जेक्टिव की बात अगर किया जाए
मतलब सोशल साइंस एज ए सब्जेक्ट ये क्या करता है, फाउंडेशनल नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं। मतलब सोसाइटी का फाउंडेशनल नॉलेज, सोसाइटी में कौन कौन रहते हैं, कैसे सोसाइटी के अंदर लोग इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, कैसे वो ग्रोथ करते हैं, हमारा कल्चर क्या है, क्या हो चुका है, इतिहास क्या है, कैसे इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट देखभाल करते हैं। तो ये होता है सोशल साइंस को जब हम सब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है। पर सोशल साइंस को जब हम डिसिप्लिन के तौर पर देखते हैं तब इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, जो भी नॉर्म्स है सोसाइटी के अंदर, जो भी कल्चर है हमारा, तो उसका साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग क्या है ना। तो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जब आप सर्च करना चाहेंगे विद इन दिस सब्जेक्ट एरिया, तब वो डिसिप्लिन के अंदर आ जाएगा। एनालिटिकली आप चीज़ों को देखेंगे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के माध्यम से सोसाइटी के अंदर जो भी इश्यूज है उसको शॉर्ट आउट करना चाहेंगे। इन सारी चीज़ें आ जाता है सोशल साइंस एज ए डिसिप्लिन के अंदर, है ना। उसके बाद क्या है कि अप्रोच क्या है सोशल साइंस एज ए सब्जेक्ट, इसका अप्रोच क्या है। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड सिलेबस को फॉलो किया जाता है, कुछ प्री डिफाइंड सिलेबस को फॉलो किया जाता है ताकि मतलब कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव सामने रखा जाता है और उसके बाद उसको अचीव करने के लिए हमको सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है और उसको प्रूव करने के लिए हाँ ये मेरा जो मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये अचीव हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम एग्जामिनेशन लेते हैं। तो ये है इसका अप्रोच। और सोशल साइंस एज ए डिसिप्लिन का अप्रोच क्या है, इसके अंदर रिसर्च रहेगा, ऑब्जर्वेशन रहेगा, डेटा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, थियोरेटिकली कंसेप्ट को समझने के बाद प्रैक्टिकली उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। देन एप्लीकेशन सोशल साइंस एज ए सब्जेक्ट, इसके अंदर क्या रहता है कि स्कूल एजुकेशन के अंदर ही ये अप्लाई होता है ताकि बच्चों को सोसाइटल जो एनवायरनमेंट है उस रिलेटेड नॉलेज ग्रो हो सके। और सोशल साइंस एज ए डिसिप्लिन के अंदर एप्लीकेशन क्या रहेगा, पॉलिसी मेकिंग जो एरिया है वहाँ पे ये यूज़ होता है। जो पॉलिसी मेकर है वो रिसर्च करते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन में आते हैं। सोशल रिसर्च में ये काम आता है। वेरियस प्रोफेशनल जैसे कि सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, वहाँ पे भी सोशल साइंस को बहुत लार्ज स्केल में देखा जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर वो तो है कि बहुत सारे फील्ड, वेरियस फील्ड ऑफ स्टडी को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है एकेडमिक करिकुलम के अंदर। और इंटरडिसिप्लिनरी अगर डिसिप्लिन के तौर पर अगर देखा जाए सोशल साइंस के, तो ये तो और भी है क्योंकि मल्टीपल फील्ड से स्टडी करके हम सोसाइटी का जो बहुत सारे इश्यूज अराइज होता है, क्रिटिकल इश्यूज, उसको सॉर्ट आउट कर पाते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर तो सब्जेक्ट के तौर पर भी है और साथ ही साथ डिसिप्लिन के तौर पर भी है। मेथड्स ऑफ स्टडी, टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग यहाँ पे होता है, डिस्कशन और असेसमेंट, ये सारे इसका मेथड रहता है। और डिसिप्लिन के तौर पर अगर देखा जाए सोशल साइंस को, तब ये थोड़ा हायर स्टैंडर्ड का हो जाता है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, केस स्टडी, फील्ड वर्क, ये सारे मेथड ऑफ स्टडी होता है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए सोशल साइंस के अंदर स्कूल लेवल पे सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे हैं। और डिसिप्लिन में अगर देखा जाए तो इसका है सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर आता है। तो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशल साइंस एज ए सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ये मेन टॉपिक है, इसको बस ऐसे एक आइडिया देने के लिए मैं यहाँ पे ऐड की। अब आ जाते हैं नेचर एंड फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस। नेचर ऑफ सोशल साइंस अगर देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एम्पिरिकल एंड सिस्टमेटिक होता है। एम्पिरिकल मतलब जहाँ पे आपको डेटा कलेक्ट करके किसी चीज़ को प्रूव करना रहता है। सोशल साइंस का मतलब आर्ट्स से बिलोंग करता है, मतलब इसके अंदर कुछ साइंटिफिक स्टडी नहीं होता है, ऐसा नहीं है।
इसके अंदर भी साइंटिफिक स्टडी ही होता है। जब आप हायर स्टडीज करने जाएंगे सोशल साइंस में भी आपको एम्पिरिकली डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके फिर उसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, रिजल्ट तक पहुंचना रहता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का मेथड यूज होता है, इसीलिए इसको सिस्टमेटिक भी कहा जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फील्ड से भी चीज़ों को, नॉलेज को इंक्लूड करके सोसाइटल जो इशूज है उसको शॉर्ट आउट करने का मतलब प्रोसेस यहाँ पे रहता है, इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इसका है। देन है डायनामिक एंड इवॉल्विंग, ये भी स्टैटिक नहीं है लाइक साइंस। सोशल साइंस में भी अगर आप हायर स्टडीज करने जाएंगे, रिसर्च करने जाएंगे, तो वहाँ पे भी नॉलेज स्टैटिक नहीं रहता है। सोसाइटी चेंज हो रहा है, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इनोवेशन हो रहा है, लोगों का मेंटेलिटी पे उसका असर आता है, इसीलिए सारी चीज़ें, लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो उसको भी स्टडी करना रहता है। तो इसीलिए सोशल साइंस भी एक डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टडी है, जहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया मतलब ऐड ऑन होता है और उसका इम्पैक्ट ह्यूमन बिहेवियर पे आता है। तो इसको देखना रहता है, उसको स्टडी करना रहता है, रिसर्च करना रहता है, तो इसीलिए डायनामिक है एंड इवॉल्विंग है। देन प्रेडिक्टिव बट नॉट एग्जैक्ट। प्रेडिक्टिव है, प्रेडिक्शन हर हायर स्टडीज में आपको देखने को मिलेगा। आपको तो टेंटेटिव कुछ पकड़ के ही चलना पड़ेगा ना। जब आप कुछ नया इन्वेंट करना चाहेंगे तब आपको कुछ ना कुछ पॉसिबल नियर टू एग्जैक्ट चीज़ों को प्रिसीशन करना पड़ेगा, यानी कि टेंटेटिव एक रिजल्ट आपको पकड़ना पड़ेगा कि हाँ हम यहाँ हैं, तो कंक्लूजन क्या है मुझे पता नहीं है, पर हमको सोच लेना पड़ेगा कि अच्छा ये कंक्लूजन हो सकता है ना। पर इसीलिए इस चीज को प्रेडिक्टिव बोला जाता है। हो सकता है वो नॉट एग्जैक्ट हो, पर आपको प्रिसीशन लेना पड़ेगा। हर एजुकेशन में, हर सब्जेक्ट में आपको प्रेडिक्टिव स्टडी करना ही पड़ेगा। आपको पकड़ लेना है कि हाँ ये मेरा कंक्लूजन है, अब उसके और आपको ऑब्जेक्टिव को सामने लेके आगे चलना है, इसीलिए इसको बोला जाता है ये प्रेडिक्टिव है बाय नेचर बट नॉट एग्जैक्ट। ह्यूमन सेंट्रिक एंड एथिकल, ऑब्वियसली सोशल साइंस में ह्यूमन रिलेटेड सॉरी ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन वैल्यू, सोशल एथिकल कंसर्न, ये सारी चीज़ें सोशल साइंस का मेन फोकस रहता है। ठीक है, इसका एम ही रहता है कि कैसे सोसाइटी को सोशल जस्टिस, ये सारी चीज़ों को कैसे और इम्प्रूव किया जाए, है ना। इसीलिए ये इसका नेचर ह्यूमन सेंट्रिक है एंड एथिकल है। देन अप्लाइड एंड प्रैक्टिकल, ये भी ऐसा नहीं है कि कुछ थ्योरी डेवलप किए हैं और वो बस आपको मतलब वहीं पे ये लिमिटेड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको भी प्रैक्टिकल अप्लाई इसका करना रहता है और होता भी है। ठीक है, देखिए अभी आप लोग सुने होंगे कि फिर से सेंसस रिपोर्ट बनाया जाएगा। सेंसस आप लोग सुने हैं कि 2011 में लास्ट हम लोगों का सेंसस रिपोर्ट निकाला गया था। उसके बाद 10 इयर्स के गैप में सॉरी 10 इयर्स के गैप में सेंसस होता है हमारे देश में, पर 10 साल बीत गया पर उसका कुछ ठिकाना नहीं था। अभी अभी सुनने को मिल रहा है कि हाँ 2027 के अंदर एक सेंसस रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से निकाला जाएगा। उसका प्रोसेस चालू हो गया है, मतलब आपको अब घर में लोग आएंगे पूछने के लिए कितने लोग हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, कितने अनएम्प्लॉयड है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इन सारी चीज़ों का जानकारी लेने के लिए आपके घर में लोग आएंगे। यानी कि उन लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। तो डेटा कलेक्शन जब चालू होता है उसके बाद उसके लिए इतने सारे हमारे देश में आबादी है, इतने सारे लोग हैं, तो पूरे देशवासियों के पास पहुंचने के लिए टाइम तो लगेगा।
2 साल 3 साल लग जाता है डेटा कलेक्शन में। तो डेटा जब कलेक्ट करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, तब जो स्टेटस रहता है, जब डेटा कलेक्शन कंप्लीट होता है उस टाइम पे वो चेंज हो जाता है, इतना टाइम लग जाता है। तो क्या करें, उसको नॉर्मलाइज करके एक रिपोर्ट बनाया जाता है, और वो रिपोर्ट हमको किसको काम में आता है, हर सेक्टर में, पूरे देश में जितने भी सेक्टर है जिसके द्वारा हमको सर्विस मिलता है, पॉलिसी बनाया जाता है, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इकोनॉमिक प्लानिंग में, मेडिकल एस्पेक्ट पे, या फिर इंडस्ट्री में, हर जगह पे ये डेटा काम आता है। जो लोग हायर स्टडीज करते हैं, सेंसस डेटा नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे। एक तो कुछ आपको एग्जिस्टिंग सिचुएशन पकड़ के चलना पड़ेगा, और वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए। तो इसीलिए सोशल साइंस में भी इस टाइप का बहुत सारे वर्क होता है, जहाँ पे फील्ड से डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसको बेस करके प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। एप्लीकेशन क्या हो रहा है, जब इस डेटा को काम में लगाते हुए हम कुछ चीज़ें नया इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, पॉलिसी को बनाया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। एजुकेशन में करिकुलम में चेंजेस लाया जाता है। हेल्थ केयर में क्या क्या फैसिलिटीज़ रहा है उसको देखते हुए और कुछ उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो यही है अप्लाइड एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, क्लियर। तो नेचर क्या है सोशल साइंस का, ये सारे नेचर है। अब उसके बाद क्या था, फिलोसॉफी ऑफ सोशल साइंस। फिलोसॉफी एक देखिए, इसके अंदर फिलोसॉफी आपको समझना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ फिलोसॉफी रहता है। मैं जहाँ तक पढ़ाई की हूँ मुझे इतना पता चला है भाई, सब सब्जेक्ट का फिलोसॉफी रहता है। सब सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ एस्पेक्ट से फिलोसॉफी के साथ लगाव रहता है, क्योंकि फिलोसॉफी में बस ऐसा नहीं है कि बस जो फिलोसोफर्स हैं वो अपने मन से कुछ ना कुछ बोल के चले गए हैं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, इस रिलेटेड बात होता है। यानी कि नॉलेज क्या है, डेटा किसको बोलेंगे, इंफॉर्मेशन किसको बोलेंगे, नॉलेज किसको बोलेंगे, वो ज्ञानी है। अरे भाई, ज्ञान का क्या बेस है, इसको जानने के लिए आपको फिलोसॉफी पढ़ना पड़ेगा। तो फिलोसॉफी इसीलिए हर सब्जेक्ट में घुस जाते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ में भी अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे फिलोसोफर का आपको कंट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिकली मैथ सब्जेक्ट के साथ फिलोसॉफी कहाँ पे लाई करता है उस चीज को एक्सप्लोर करना रहता है। सॉरी। तो यहाँ पे सोशल साइंस में ये कैसे आ गया है, इस चीज को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या है कि सोसाइटी में क्या क्या चीज रियल है, उसका नेचर क्या है, इसको जानना पड़ेगा। ऑन्टोलॉजी में क्या होता है, ऑन्टोलॉजी में स्पेसिफिकली रियलिटी लेके बात होता है, क्या रियल है क्या रियल नहीं है, इस चीज को यहाँ पे बहुत माइन्यूटली इसका रिसर्च होता है। तो आपको देखना पड़ेगा ना, जो डेटा आप ले रहे हैं, फील्ड रिपोर्ट आप बना रहे हैं, उसका ऑथेंटिसिटी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मन मर्जी अब घर बैठे, घर लोगों के पास ना जाके घर बैठे जो फॉर्म क्वेश्चनेयर बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको आप घर बैठे फिलअप कर दे। तो वहाँ पे ऑन्टोलॉजी काम करता है, वहाँ पे ऑन्टोलॉजी देखते हैं कि क्या रियल है, आपका डेटा कलेक्शन सही हुआ है या नहीं। अगर नहीं होगा उसका क्रॉस चेक भी होता है। तो यहाँ पे आ जाता है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी सोशल साइंस में कैसे डील करता है कि नेचर ऑफ सोशल एंटिटीज, deals with the nature of social entities, whether they exist independently or are socially constructed। क्या जो भी चीज़ है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ना कि उसको बनाया गया है सोसाइटी के द्वारा। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आ जाता है, एक तो है रियलिज्म, ये फिलोसॉफी का बात करता है, फिलोसॉफी में ये एस्पेक्ट इंक्लूड किया जाता है, और दूसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म, ये भी पार्ट ऑफ फिलोसॉफी है। तो यहाँ पे क्या बात होता है कि मेनली किसी भी चीज़ क्या वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, रियलिज्म में इस रिलेटेड बातें चलता है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल ट्री, अगर ट्री है तो ट्री क्या, अगर आप उस ट्री को आप देखे हैं, आपके पास प्रूफ है कि पर्टिकुलर वो ट्री है, आपका जो 5 सेंस ऑर्गन है उसके माध्यम से उस ट्री के बारे में आपको पता चला है, और आपको पता चला है कि नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उसको साइड में रखते हुए भी उस ट्री का एग्जिस्टेंस है कि नहीं। मतलब रियलिस्ट जो लोग हैं वो बोलते हैं कि आप जैसे आप
नेपच्यून, प्लूटो, ये जो जितने भी हमारे पास मतलब प्लैनेट है ना, उसको अगर हम तो देखे नहीं है, हम पढ़े हैं कि ये सारे प्लैनेट्स का एग्जिस्टेंस है। आप आपको जब तक प्लूटो, नेपच्यून ये बहुत बाद में एक्सप्लोर हुआ है कि ऐसा प्लैनेट हमारे जैसे पृथ्वी जैसे ये मतलब सन को ये भी मूव कर रहा है। पर जब आपको पता नहीं था तब भी तो वो प्लूटो नेपच्यून था। आपको जानने के बाद ही वो जन्म लिया है ऐसा तो नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है कि नहीं, इस रिलेटेड बात रियलिज्म में होता है। तो रियलिटी, अगर आप डेटा सही से कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं वो बात अलग है। जो रियल है वो एग्जिस्ट करता है। इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको ऑन्टोलॉजी का सहायता लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि चीजों को बनाया गया है सोसाइटी के द्वारा। सोसाइटी के द्वारा कैसे बनाया गया? आपके पास सेंसस रिपोर्ट लेने गए हैं, जो इंसान गए हैं वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर पॉलिसी बना रहे हैं। तो मतलब ये हो गया सोशली कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये दोनों जो एस्पेक्ट होता है फिलोसफी का वो ओंटोलॉजी में आता है, और इसी तरह ओंटोलॉजी सोशल साइंस के साथ मिलजुल जाता है। आपको तो रियलिटी को जानना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी जानते तो भी वो रियलिटी एग्जिस्ट करता है। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप जाने चाहे ना जाने, उसका एग्जिस्टेंस है, इस चीज को समझ पा। चलिए, अब ज्यादा फिलोसफी में और मैं नहीं जा रही हूं। अब आते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है? नॉलेज, कि आप कैसे नॉलेज को जानेंगे। यहाँ पे सोशल साइंस में एपिस्टेमोलॉजी कैसे काम करता है कि ये नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज इन सोशल साइंस, इसको देखता है। सोशल साइंस के अंदर जो नॉलेज है उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, इस चीज को देखा जाता है ना। तो इसी चीज को एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है। इट डिबेट्स वेदर सोशल नॉलेज शुड बी बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस और सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। देखिए, ये सारे जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा है ना, पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है? जब आप डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं, और वो डेटा आप कैसे कलेक्ट करेंगे? थ्रू ऑब्जर्वेशन। आपको थॉरोली ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, और उसके बेसिस पे आप डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ये जो डिबेट है, क्या आप डेटा को ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट किए हैं, और आप सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग यानी कि इंटरप्रेटिविज्म, यानी कि आप चीज़ों को मतलब आप मतलब सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग मतलब अलग अलग एक ही पर्टिकुलर टॉपिक का अलग अलग व्यू रहेगा, ऐसे आप इंटरप्रेट कर दिया अपने तरफ से, उसको मन मर्जी आपको इंटरप्रेट कर दिया है। यानी कि एक जैसे सेंसस डेटा, फॉर एग्जांपल सेंसस डेटा, ये क्या आप सही में फिजिकली जाके लोगों को डोर टू डोर सर्वे करके लेके आए हैं, डेटा कलेक्ट किए हैं, न कि मन से आप मतलब जो क्वेश्चनर है उसको फिलअप कर दिए हैं। तो ये जो डिबेट है इसको देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी। क्लियर? उसके बाद है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी क्या है? कैसे आप सोसाइटी में चीजों को स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे कि एक तो है आप क्वालिटेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि केस स्टडी, इंटरव्यूज के माध्यम से। दूसरा है क्वांटिटेटिव, यानी कि सर्वे, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, इसके माध्यम से करेंगे। तो ऐसे इस प्रकार से आप सोसाइटी के अंदर मतलब सोशल साइंस रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं। देन कॉजेशन एंड एक्सप्लेनेशन इन सोशल साइंस। क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, मैथ्स में, नेचुरल साइंस में क्या होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है सारी चीज़ें। जैसे कि मतलब कॉज है, मतलब इसके पीछे कुछ रीज़न है, यही रीज़न को हम फाइंड आउट करते हैं साइंस में, है ना। पर सोशल साइंस में अगर
चीज़ों को इतना सिंपल वे से देखना चाहेंगे कि ये कॉज है तो इसके पीछे जो इफेक्ट है उस मतलब ये इफेक्ट है, इसके पीछे पीछे जो कॉज है उसको देखना पड़ेगा। पर तब जाके आपको बहुत मुश्किल में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, मतलब 2+2 4, 4 है आपका इफेक्ट, तो इसके पीछे 2+2 है ना, 2 × 2 है, 2 × 2 है। इस चीज को देखना मैथ्स के लिए बहुत इजी हो जाता है, साइंस में ये बहुत इजी हो जाता है। पर यही चीज अगर आप सोसाइटी में किसी इंसिडेंट, अगर मान लीजिए सोसाइटी का किसी भी इंसिडेंट पकड़ लीजिए, अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश है, ये आपको लगेगा कि अरे टेक्निकल इशू है, ये है वो है, पर जब आप सोसाइटी के अंदर है ना, आपको पूरे बैक में जाके उसका मतलब क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा। वहां पे क्या कौन कौन ह्यूमन इंटरेक्शन, कौन मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन क्या हुआ था उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जब ह्यूमन आ जाते हैं ना, तब उसके साथ साथ उसका जो दिमाग में सारी चीजें चलता है वो सारी चीजें आ जाता है। वहां पे साइंस नहीं काम करता है, ह्यूमन बिहेवियर आ जाता है, साइकोलॉजी आ जाता है। तो इससे क्या होता है, उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये उतना आसान नहीं हो जाता है, क्योंकि आसान नहीं रहता, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम्प्लेक्स एक चीज होता है। साइंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे आपको 4 का मतलब या तो 2+2 होगा, इसको फाइंड आउट करना है, नहीं तो 2 × 2 होगा, यही है इसके पीछे रीजन। पर अगर आप सोसाइटी में कुछ इंसिडेंट होता है, उसके पीछे का रीजन अगर आप देखना चाहेंगे, तब अगर ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा तो उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यूज इन सोशल साइंस। कैन सोशल साइंस बी कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव और डज इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट ह्यूमन बायसेस? ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि सोशल साइंस क्या हर टाइम ऑब्जेक्टिव होता है, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव हो पाता है ना? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, जो एक मतलब एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक आपको पहुंचना है, तो एक ही वे आउट होगा, तो उसको फॉलो करना ऑब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव क्या है, उस कंक्लूजन तक जाने के लिए आपका हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग सोच रहेगा, अलग अलग वे रहेगा, उसको सब्जेक्टिव बोला जाता है। तो वही है, क्या सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिविटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है या सब्जेक्टिविटी को, ये एक डाउट है। सॉरी। और फिर क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी, ये तो है, वेरियस डिसिप्लिन इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो यह है फिलोसॉफी ऑफ सोशल साइंस। उसके बाद सीधा आ जाते हैं हम एरिया ऑफ स्टडी। इसके अंदर क्या क्या रहता है, हिस्ट्री रहता है, ये तो सब लोग जानते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसको और मैं डील नहीं कर रही हूँ, ये आप लोगों को पता है, समझाने वाला कुछ है नहीं। क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है, यही है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन, कल्चर, ट्रेडिशन, इसके रिलेटेड रहता है, साइकोलॉजी, ये सारे इसका पार्ट है। देन आ जाते हैं नीड ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। क्यों हमको इसको इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। इस सोसाइटी के अंदर जो भी मॉडर्न सोसाइटी है, यहाँ पे प्रॉब्लम भी वेराइटी है, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल करंट, ऐसे बहुत सारे मॉडर्न एरा में मॉडर्न प्रॉब्लम्स है, और ये कम्प्लेक्स भी है। एक पर्टिकुलर सिंगल डिसिप्लिन से आप इसको कंक्लूजन तक आप नहीं ले जा सकते हैं। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको वेरियस डिसिप्लिन के माध्यम से जाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। आपको वेरियस फील्ड ऑफ स्टडी का हेल्प लेना पड़ेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी जैसे डायनामिक है, सोसाइटी में जितने भी फैक्टर्स है वो भी डायनामिक है। हिस्ट्री,
पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चरल, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स क्या करता है, हमारी सोसाइटी को शेप देता है। तो अंडरस्टैंड इसको मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से ही आप समझ पाएंगे कि कैसे हर तरीके का जो फैक्टर्स है वो हमारी सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करता है। इसीलिए हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। बेटर पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस, पॉलिसी अच्छे से बनाने के लिए और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपको बहुत सारे डिसिप्लिन का सहायता लेना पड़ेगा। जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं उस टाइम पे क्वेश्चनियर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐड रखना, बहुत सारे डिसिप्लिन से क्वेश्चन को ऐड किया जाता है ताकि हर एरिया को आप कवर कर पाए और उसके बेसिस पे आप पॉलिसी को बना सके। देन इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, देखिए एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करने से आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। आपको रिसर्च में दोनों तरीके का मेथड अगर यूज होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सॉरी दोनों तरीके का जो मेथड अगर यूज होता है तब जो रिजल्ट आता है ना निकाल कर, वो सबसे बेहतर होता है। जो भी आपका कंक्लूशन है उसमें मतलब रिजल्ट को एक बैलेंस मिलता है कि हाँ हम क्वालिटेटिव वे से भी चीज़ों को देखे हैं, यानी कि जहाँ पे नंबर्स डिजिट का ज़रूरत नहीं है, लोगों का जो माइंडसेट है उसको हम एक्सप्लोर किए हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के माध्यम से, और उसके साथ साथ हम डेटा को मैथमेटिकली न्यूमेरिकली भी उसको अच्छे से एग्जामिन किए हैं। उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन मल्टीपल कंटेक्स्ट, बहुत सारे एंगल से अगर ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लोर करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तब आपको मतलब सोसाइटी का क्या इशू है उसको समझना भी आसान होगा और उसको सॉर्ट आउट करना भी आपके लिए आसान होगा। देन एड्रेसिंग ग्लोबल इशूज इफेक्टिवली, ग्लोबल इशूज यानी कि ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन, टेररिज्म जैसे इशूज को एड्रेस करने के लिए भी आपको वेरियस एंगल से देखना पड़ेगा। जैसे अभी पूरे देश में, पूरे विश्व में बहुत सारे देश आपस में लड़ाई में लगे हुए हैं। तो वो क्यों लगे हुए हैं आपस में लड़ाई में? उसके लिए तो बस अगर आप इकोनॉमिक पार्ट देखेंगे, बाकी चीज़ें नहीं देखेंगे तो नहीं चलेगा। हर एस्पेक्ट से उसका रीज़न एक्सप्लोर करने के लिए आपको हर एस्पेक्ट से उसको देखना पड़ेगा। फिर है प्रोमोट्स इनोवेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आपको एक्सप्लोर करना है इसी सोशल साइंस में किसी नया टॉपिक को, तब आपको क्या करना पड़ेगा, गैप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ तक काम हुआ है, कहाँ तक एक्सप्लोर हुआ है, चीज़ें रिसर्च हुआ है। उसके बाद नया आपको एक वे निकालना पड़ेगा। तो ऐसे इनोवेशन को और क्रिटिकली जो हम लोग सोचते हैं उसका एबिलिटी को प्रमोट करने के लिए भी आपको वेरियस डिसिप्लिन के माध्यम से एक पर्टिकुलर टॉपिक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्यों आप सोशल साइंस को इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। उसके बाद है प्लेस एंड रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस इन स्कूल करिकुलम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल करिकुलम में एक अगर आप बच्चों को डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाना चाहते हैं तो आपको सोसाइटी का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे मतलब हमारा हिस्ट्री क्या रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर जानकारी देना है तो आपको सोशल साइंस पढ़ाना पड़ेगा। देन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड कल्चर, सॉरी, हमारे देश के अंदर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको भी अप्रिशिएट करना है, बच्चों को उसका जानकारी देना है और उसको कंजर्व करने का जो शिक्षण है ये देना पड़ेगा। डेवलपिंग एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, डेवलपिंग एनालिटिकल एंड क्रिटिकल, बच्चों के अंदर किसी भी इवेंट को, किसी भी इंसिडेंट को
क्रिटिकली एनालिटिकली समझने के लिए भी आपको सोशल साइंस एकदम फाउंडेशन लेवल से पढ़ाना पड़ेगा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच तो इसका है ही, क्योंकि इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाता है। देन मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट, बच्चों के अंदर मोरालिटी, जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स का जानकारी देने के लिए भी इसका ज़रूरत है। प्रिपरेशन फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, ऑब्वियसली ये इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट इसका है, इसीलिए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इसका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस इन स्कूल करिकुलम, स्कूल करिकुलम में क्यों रखा जाता है कि ये सोशल अवेयरनेस बिल्डअप करने में हेल्प करता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को कनेक्ट करने का काम करता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलपिंग में काम करता है, और ग्लोबल पर्सपेक्टिव को बनाने के लिए बच्चों के अंदर ग्लोबल पर्सपेक्टिव बनाने के लिए ये काम आता है। करियर अपॉर्चुनिटी भी और एनहांस होता है थ्रू सोशल साइंस, है ना। तो यही है यूनिट 5 ऑफ कोर्स 5, ये लास्ट यूनिट था इस कोर्स का। नेक्स्ट डे इस रिलेटेड PYQ लेके आएंगे, ठीक है। तब तक ये आप लोग इसको रेडी रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास यहीं पे एंड करती हूँ।